नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, किस किस फॉर्म में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप या तो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस शुरू करते हो या पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हो जो चूज करते हो, जो अपने सुटेबिलिटी के अनुसार आप इसको चूज करते हो। तो आपको किसी बिजनेस किस फॉर्म में स्टार्ट करना है, इसको चूज करने के लिए आपके पास कुछ बेस होता है जिसके बेसिस पे आप उसको चूज करते हो। चाहे या तो आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार देखते हो, रिस्क के अनुसार देखते हो, या फिर मैनेजमेंट के अनुसार देखते हो। कंट्रोल, मैनेजमेंट, रिस्क, इन फैक्टर के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस आप डिसाइड करोगे। आजकल बड़ा अच्छा ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हो कि टैक्स बेनिफिशियल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा हमारा पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस क्या होता है और इसके सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या लिमिटेशन है। कुछ केस स्टडी भी देखेंगे हम लोग सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस हो सकते हैं, कौन कौन से। आवाज आ रही है राजेश जी? आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बिजनेस करने का। बिजनेस करने का किस फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप सपोज बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट शॉप है, ठीक है। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है। सबसे ज्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप हो गया आपका, कंपनी फॉर्म हो गया आपका। मोस्टली मोस्टली लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ज्यादा ये करते हैं। क्या रीजन हो सकता है सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करने का। सोल प्रोप्राइटरशिप के रीजन है कि बहुत सारे लोगों को मतलब कम पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी उसके इम्प्लीकेशन नहीं जानते हैं और जिसके कारण उन लोगों को लगता है कि ये काफी मतलब पेचीदा है और जिसके कारण वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम करना चाहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब कि ये कोई चीज स्टार्ट करना चाहते तो इजी टू स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आसान, आराम से हम स्टार्ट कर सके, ज्यादा पेपर वर्क ना हो, ज्यादा अप्रूवल प्रोसेस नहीं हो, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो अथॉरिटीज का। तो इसके बेसिस पे अगर देखें कि कोई आदमी अगर प्लान करता है किसी बिजनेस के लिए तो सोल प्रोप्राइटर सबसे सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि कोई बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया, जस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके लिए कोई एंटिटी उसको डिसाइड नहीं करना पड़ा, कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं करना पड़ा। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं राजेश जी। एक तो हो गया कि इजी टू स्टार्ट है, स्टार्ट करना आसान है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल प्रोवाइडर मतलब पूरा पूरा कैपिटल प्रोवाइड करता है। रिस्क की भी पूरा 100% सोल प्रोप्राइटर ही लेता है।
और उसकी जो लायबिलिटी भी जो है अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो 100% उसका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है। ये जैसे कि स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसमें उसको जो टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, उसको जो अंदर इनकम टैक्स के अंदर उसको स्लैब वगैरह का बेनिफिट मिल जाता है, उसी रेट से टैक्स देना पड़ता है। तो ये स्मॉल बिजनेस के लिए काफी अच्छा फॉर्म ऑफ द बिजनेस है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन के हम क्या क्या फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। देखिए, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, जिस और ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली जो इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन है उसका, शुरुआत जो करना होता है तो उसके लिए सबसे अच्छा बिजनेस है ये फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स form of the business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप इसका मतलब है कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल। ठीक है, और उस सारा प्रॉफिट उसी का होता है और सारा रिस्क भी वही बेयर करता है। तो ये दिखाता है कि जो वर्ड सोल, सोल का इंप्लाइज मतलब ओनली, सोल मतलब ओनली, ठीक है, एंड प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। तो आप ओनली ओनर हो उस बिजनेस का, दैट्स रिफर्स टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाओगे और पार्टनरशिप में चल जाओगे या कंपनी में चल जाओगे तो आपके ऑनरशिप शेयर हो जाएंगे। यहाँ पर सोल हो तो सिर्फ ओनली वन आप ही हो उस बिजनेस के ऑनर। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पार्टिकुलरली कॉमन इन द एरिया ऑफ द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज सच एज, जैसे सर्विसेज पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के लिए बहुत ही मतलब सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसे पर्सनलाइज्ड सर्विस, ब्यूटी पार्लर आप करते हैं, हेयर सैलून, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज जो करते हैं आप, जैसे रनिंग ए रिटेल शॉप इन लोकेलिटी। ठीक है, तो ये ज्यादा सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। और एक चीज और है राजेश जी कि कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको क्लोज करना हो, ठीक है, तो क्लोजर में इसमें सबसे आसान है सोल प्रोप्राइटरशिप को क्लोज करना, सबसे सिंपल प्रोसेस, सिंपल है कंपैरिजन टू पार्टनरशिप या कंपनी के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को, जैसे कि अगर इसको डिफाइन करें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को, तो सोल प्रोप्राइटर ट्रेडर जो होता है एक टाइप ऑफ द बिजनेस यूनिट जहां पर पर्सन इज द स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, कैपिटल उसी का लगा होता है, रिस्क वही बियर करता है एंड बिजनेस का मैनेजमेंट भी वही करता है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड of which stand an individual as one who is responsible, who direct its operation and who alone runs the risk of failure। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट है। अब इसको हम फीचर्स वाइज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो कैसे इसको फॉर्म करते हैं और कैसे इसको क्लोज करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन में देखा कि सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इजी प्रोसेस है। कैसे आसान शुरुआत करते हैं, अभी राजेश जी हैं हमारे लीगल कंसल्टेंट, वो
बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है राजेश जी आपको? एक बार फिर से बोलिए। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए आप क्लाइंट से क्या मांगते हैं? उनसे उनके डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, हाँ और उनके डिटेल्स होते हैं वो सब प्रोसेस के लिए मांगते हैं। हाँ, देखिए कितना आसान है कि अगर आपके पास पैन है तो आपने आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। इवन पैन नहीं है अगर तो भी बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है कि 5 लाख से अगर ऊपर आपका टर्न हुआ तो पैन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है एज पर द इनकम टैक्स लॉ। तो पैन मतलब कुछ ना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, पैन या आधार, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा आप इसके अलावा अगर कोई शॉप स्टार्ट करते हो तो आप ट्रेड लाइसेंस वगैरह होता है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और या म्यूनिसिपैलिटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो इससे आपका शॉप का एक लाइसेंस मिल जाएगा आपको। बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको करेंट अकाउंट खोलने के लिए भी वो पैन आधार मांगते हैं। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप है कि आप शुरू में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, या फिर आप एक जो थ्रेश होल्ड ओवर जैसे ट्रेडर के लिए 40 लाख का जैसे झारखंड और बहुत से स्टेट में लिमिट है। इसके अलावा टर्नओवर एनुअली 40 लाख, या फिर सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर के केस में 20 लाख का लिमिट है। अगर इसको क्रॉस करते हो तो आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। और अगर आप वॉलंटरी लेना चाहते हो तो शुरू से ही भी आप ले सकते हो। इसके अलावा क्लोजर कैसे करते हैं? क्लोजर अगर बिजनेस को बंद करना होता है तो क्या करना होता है राजेश जी? अगर बिजनेस को बंद करना होता है तो वो अगर जीएसटी ले रखे हैं तो जीएसटी का सारा जो उन्होंने खरीद रखा है गुड्स वगैरह, उसको सारा का सारा सेल आउट दिखाकर उसके स्टॉक को नील करके जो टैक्स करके वो सारा सरकार को पे करके रिक्वेस्ट डालते हैं, देन जीएसटी जो कवर। जैसे जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हुआ कि जो भी है उसके पास स्टॉक वगैरह है उसको सेल कर देता है, और करने के बाद अपने जो एसेट लायबिलिटी है एक तरह से नील हो गई उसके बिजनेस के, या फिर वो कोई एसेट है उसको ट्रांसफर करता है। तो इस तरह मतलब करने का मतलब कि बिजनेस ऑपरेशन को वो क्लोज कर देता है बहुत इजी तरीके से। अब जीएसटी में है तो जीएसटी में आपको नो डाउट अब स्टॉक वगैरह क्लियरेंस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सपोज मान लीजिए उसको डिस्पोज करते हैं तो इवन आप अपने पास भी रखते हैं तो आप उस पर जो टैक्सेस वगैरह जो उसको पे करने के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं फाइनली। तो ये आसान सा प्रोसेस है। दूसरा फीचर हम देखते हैं लायबिलिटी। तो सोल प्रोवाइडर से बिजनेस की में चूंकि ओनर कैपिटल प्रोवाइडर होता है, सारा रिस्क उसका होता है, और उसकी लायबिलिटी है जो अनलिमिटेड होती है। करने का मतलब वो पूरा 100% रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस के लिए। अगर किसी का पैसा लेता है बिजनेस के नाम से तो ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं चला तो उसको देना नहीं होगा, वो पर्सनली लायबल है। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि ओनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट इन केस द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द इट्स डेट। सपोज मान लीजिए श्रेया आनंद ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए उधारी ले रखी है, ठीक है। अभी उसके बिजनेस में सिर्फ 6 लाख का ही एसेट या स्टॉक बचा हुआ है। तो अब क्या श्रेया को वो 4 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे? श्रेया सपोज हाँ, आप देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो आप पर्सनली लायबल होगा उस चीज के लिए। एज सच ऑनर पर्सनल पोजेशन सच एज हिज पर्सनल कार, उनका लैपटॉप, उसका ज्वेलरी, सबको बेच के देना पड़ेगा। दैट इज द पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग ने अभी 2 फीचर देखा, एक तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर, दूसरा लायबिलिटी। अब तीसरा देखते हैं कि सोल रिस्क बेयरर कौन सा होता है।
एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। प्रॉफिट भी क्या कहते हैं कि ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट कहते हैं। ज्यादा अगर रिस्क ज्यादा है आपका तो प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा है। तो अगर रिस्क आप पूरा 100% ले रहे हो तो प्रॉफिट भी 100% आपका है। ठीक है, सोल रिस्क बेयरर, यहाँ पर पूरा पूरा रिस्क आप ही का है। बिजनेस अगर डूब जाएगा तो भी सारी चीजें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। ठीक है, आप पर्सनली लायबल भी हो जाते हो। और प्रॉफिट भी होता है तो 100% प्रॉफिट आप ही का होता है। इट इज डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट रिवार्ड है आपका। जितना रिस्क ले रहे हो उसका डायरेक्ट रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल। क्योंकि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आपका 100% कंट्रोल इसके ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट। और कंट्रोल का मतलब आप कोई भी डिसीजंस के रिगार्डिंग है तो आप फुल्ली ले सकते हो। पार्टनरशिप में आपको क्या होगा, अपने पार्टनर से भी कंसेंट लेना पड़ेगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप मतलब फुल अथॉरिटी है आपको डिसीजन लेने का। एंड नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी। देखिए, नो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अगर कोई बिजनेस बनाया, एक फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाया, तो और राजेश जी और मेसर आर.के. श्रीवास्तव फर्म एंड कंपनी, एक फर्म बनाया उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप, और राजेश श्रीवास्तव। क्या राजेश श्रीवास्तव और मेसर राजेश श्रीवास्तव फर्म एंड कंपनी, क्या ये दोनों अलग अलग बिजनेस है? क्या दोनों अलग अलग एंटिटी है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा, दोनों को एक ही एंटिटी माना जाएगा। जैसे नो सेपरेट एंटिटी। ठीक है, कंपनी के केस में होते हैं कि कंपनी बनाते हैं तो कंपनी अलग एंटिटी हो जाता है और मेंबर अलग एंटिटी हो जाते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में दोनों एंटिटी अलग अलग नहीं होगा। राजेश श्रीवास्तव और राजेश फर्म एंड कंपनी दोनों सेम एंटिटी होगा। एंड नेक्स्ट, लैक ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर और उसकी डेथ हो जाती है या इंसैनिटी आ जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, फिजिकल एलिमेंट या बैंकरप्सी हो जाती है, तो ये सारा बिजनेस क्या हो जाता है आपका, क्लोज हो जाता है, रुक जाता है, क्लोज हो जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता है। कंपनी में कहते हैं कि गोइंग कंसर्न होता है कंपनी। ठीक है, मेंबर आए गए लेकिन उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इज कंटिन्यूइंग, दैट इज गोइंग कंसर्न। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी, आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है, आपके लाइफ से अफेक्ट होता है। ठीक है, आपके बैंकरप्सी से अफेक्ट होता है, इंसॉल्वेंसी से। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। अब इसका मेरिट्स देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और एक हम लोग केस स्टडी यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मेरिट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि आप ही ऑनर होते हो तो आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो किसी चीज का। ठीक है, कितना कैपिटल रेज करना है, कितना किसी को बोरोइंग करना है, कितना उधार देना है, कितने परचेज करना है, सबका डिसीजन आपका फुल अथॉरिटी होता है आपका। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं क्योंकि पार्टनर को अपने पार्टनर को भी शेयर नहीं करना होता है आपको। इवन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है सोल प्रोप्राइटर्स के लिए, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी बहुत कम इंफॉर्मेशन जाते हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है इंफॉर्मेशन का। आइए हम एक केस स्टडी करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। बड़ा अच्छा ये केस स्टडी है कि कोको कोला, आपने लोगों ने नाम सुना होगा कोको कोला कंपनी का। तो इसका जो ऑरिजिन था वो एज सोल प्रोप्राइटर बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, कोको कोला बिजनेस को। ठीक है, प्रोडक्ट दैट हैज गिवन द वर्ल्ड इट्स बेस्ट नोन टेस्ट वाज बोर्न इन द अटलांटा जॉर्जिया ऑन 8 मई 1886 में। जॉन स्थित, ठीक है, पेम्बर्टन, a local pharmacist, produced the syrup for Coca-Cola and carried a jug of the new product down the street to Jacob Pharmacy, where it was sampled, pronounced excellent, and placed on sale for 5 cents a glass as a soda fountain drink. Dr. Pemberton never realized, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द बिवरेजेस ही क्रिएटेड। जो उन्होंने किया था उसको कभी उनको रियलाइज नहीं हुआ होगा कि
ये इतना वर्ल्ड फेमस है प्रोडक्ट के रूप में कोको कोला बने आएगा। He gradually sold portion of his business. उसने अपने बिजनेस का कुछ पोर्शन को अपने पार्टनर को सोल्ड कर दिया जस्ट प्रायर टू हिज डेथ इन 1888। ठीक है, 1888 के पहले, अपने डेथ के पहले उसने कुछ पार्टनर को सोल्ड किया। सोल्ड हिज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द कोको कोला टू द आशा जी कैंडलर, जो जिसने बाद में चलाया कोको कोला कंपनी को, उसको सेल कर दिया। एंड Atlanta with a great business acumen, Mr. Candler proceeded to buy additional business right and acquire complete control। ठीक है, बाद में उसने क्या किया, तो जितना भी एडिशनल इंटरेस्ट था सबको उसने एक्वायर कर लिया और कंप्लीट कंट्रोल उस पे कर लिया उस बिजनेस पे। ऑन 1 May 1889 Asa Candler published a full page advertisement उन्होंने दिया in the Atlanta Journal proclaiming his wholesale and retail drug business as sole proprietors of the Coca-Cola, delicious, refreshing, exhilarating, invigorating, that is the ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का लाइन रखा था। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर ऑफ द कोको कोला, उन्होंने सारा ऑनरशिप अपने कंट्रोल में कर लिया, दैट इज सोल प्रोप्राइटर हो गया। सोल ओनरशिप विच मिस्टर कैंडलर डिड नॉट एक्चुअली अचीव अंटिल 1891 नीडेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2,300। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है सोल ओनरशिप डिड नॉट एक्चुअली अचीव अंटिल 1891 नीडेड एन, वहां तक उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी $2,300 की। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको सोल ओनरशिप उनके पास है। इट वाज ओनली इन 1892 दैट मिस्टर कैंडलर फॉर्म्ड ए कंपनी, और 1892 में मिस्टर कैंडलर ने एक कंपनी बनाया, उसका नाम रखा फिर बाद में जाके कोको कोला कॉर्पोरेशन। तो ये स्टोरी है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोको कोला को स्टार्ट किया गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट फीचर में देखते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। अब चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो तो डायरेक्ट आपका 100% होता है, तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव है, मिलता है आपको। नेक्स्ट है सेंस ऑफ द अकम्पलिशमेंट, क्योंकि आप सारा कुछ अपना स्किल, टाइम, डेडिकेशन सब कुछ इसके बिजनेस में दे देते हो, क्योंकि 100% आप ही के स्किल पर डिपेंड करता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दैट इज द, जैसे कोई चीज आप करते हो 100% उसको, तो आपको लगता है ना कि ये मेरा है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को बनाना आसान है और बंद करना भी आसान है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जल्दी से इसका लिमिटेशन देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि स्मॉल बिजनेस फर्म के लिए ये सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, और तो इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके पास है वो सोल प्रोवाइडर्स को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट आइए, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस जो है, जो सोल प्रोप्राइटर की लाइफ पे डिपेंड करता है, जब उसकी डेथ होती है, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट या फिजिकल एलिमेंट होता है या बैंकरप्सी होती है, तो बिजनेस इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर से अगर एक्सपायर हो जाता है तो बिजनेस उसके खत्म हो जाते हैं। तो इस अगला अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ी बात की, बिजनेस अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कैपिटल डाल दिया, ठीक है, लेकिन आपको लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा आप ये बोरोइंग हो गई, तो इन दैट केस आप ही पर्सनली पूरा 100% रिस्पॉन्सिबल होते हो, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, चूंकि आप ही बिजनेस भी करते हो और बिजनेस को मैनेज भी करते हो, तो चूंकि आप एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट करना, बिजनेस में एक्सपर्ट करना, इज ए डिफरेंट थिंग। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी उसकी रहती है, क्योंकि बिजनेस और अपना उसका जो मतलब इफर्ट्स होता है, टाइम डिवोशन वगैरह जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोगों ने आज देखा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, और
क्या लिमिटेशंस हैं, और कुछ हम लोगों ने केस स्टडी देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। कोई क्वेरी है आप लोगों का? राजेश जी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं? श्रेया एनी क्वेरी? बैंक करप्ट होने का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब होता है कि आप दिवालिया हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जितना एसेट है उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी आ गई है। ठीक है, जैसे जितना हमारे पास कैपिटल है उस कैपिटल से ज्यादा हमारे पास बोरोइंग हो गई इन दैट केस, और बोरोइंग हो गई। और दूसरी बात कि हम बोरोइंग को देने में अनेबल हैं। सिर्फ ज्यादा होने की बात नहीं है, अगर हम हमने बोरोइंग की, ठीक है, तो बोरोइंग को देने में हम अनेबल हो गए, ठीक है, अब हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब हम नहीं दे सकते, तो आई एम बैंक करप्ट। और कुछ? ठीक है, तो आज हम लोग यही तक फिनिश करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। देखते होंगे इंडिया में अभी बहुत से बिजनेस हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में बिजनेस करते हैं, लोग फैमिली बिजनेस को कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अगला डिस्कशन में।